वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भी अब सुबह का वक्त हो चुका था और श्रेजल को इस वक्त कहीं बाहर जाना था। आयु भी उसके साथ ही और वो दोनों लोग तैयार होने लगते हैं। रिया जो कहती है, अरे सुबह सुबह कहाँ कहाँ? श्रेयल जो कहती है, कुछ काम था, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। रिया जो कहती है, डॉक्टर के पास जा रहे हो? श्रेजल जो आयु की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने बता दिया इसे? आयु जो कहती है, भाभी ये कुछ और समझ रही हैं। रिया जो कहती है, क्या खुसर फुसर कर रहे हो? श्रेयल जो कहती है, हाँ वो डॉक्टर के पास ही जा रहे थे। रिया जो कहती है, ओह माय गॉड, अच्छा जाकर के ना टेस्ट वगैरह करा लेना कि सब कुछ ठीक तो है या नहीं, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, ठीक है? श्रेयल जो कहती है, हाँ मैं करा लूँगी। और वो आयु के साथ बाहर निकलने लगती है, लेकिन वो जाते जाते कान्हा जी की मूर्ति के पास आते हैं और उनके पैर पर अपने हाथ को रखते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए कहती है, प्लीज़ कान्हा जी, मैं और ज़्यादा इस कन्फ्यूजन के साथ नहीं जीना चाहती कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा दीजिएगा। आयु भी उसके साथ ही कृष्ण जी को प्रणाम करती है और बस वो दोनों लोग वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक, जो कि अब अपने रूम के अंदर आ चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की वजह से अपने सामान को इधर उधर तोड़े फोड़े जा रहा था और वो खुद को शीशे में आकर देखते हुए कहता है, क्या है ये सब कुछ? आखिर मैं क्यों इस जंजाल में फंस गया हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। और अगर भाई और भाभी सही है तो मैंने कितना बड़ा गलत काम किया है। मैंने अपने भाई भाभी के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है। कोई भी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? इस दुनिया में एक मॉम ही तो होती है जो ज़िंदगी भर अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है उनसे। फिर मेरी मम्मा ऐसी क्यों थी? क्या सब लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर मुझे ही सच नज़र नहीं आ रहा? वह भी मिरर के सामने देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे अपने कुछ नज़र आता है और वह एकदम से पीछे मुड़ करके अपनी वार्डरोब के पास आकर के देखता है तो इस वक्त उसके शेल्फ में एक डायरी पड़ी हुई थी। कार्तिक जो उस डायरी को निकालते हुए कहता है, ये कहाँ से आ गई मेरे पास? वो जैसे ही उस डायरी को खोल करके पढ़ना शुरू किया था, उसे अब जाके समझ में आया था कि ये तो उसके डैड की राइटिंग है और ये डायरी भी काफ़ी पुरानी थी। ये लगभग 2004 की डायरी थी। वो जैसे जैसे उस डायरी के पन्ने को पलटते जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें खुलती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयु और श्रेजल, जो कि अब उस बड़े से हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी थी और वो लोग उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए चले जाते हैं। पहले से ही आयु ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी और उसके साथ ही वो लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करती थी, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट मिलने में उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। श्रेजल और आयु जो कि अंदर आते हैं, वो लड़की जो आयु को देखते हुए कहती है, हाँ आयु, वैसे काफ़ी सुबह सुबह? आयु जो कहती है, मुझे पता है कि आप कितना बिजी रहती हैं थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह। कि तभी वो लड़की जो कि श्रेयल की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मिसेस खुराना हो? श्रेयल जो कहती है, जी। वो डॉक्टर जो कहती है, और मैं स्मिता मोदी। श्रेयल जो कहती है, हाँ आयु ने बताया था आपके बारे में। वो तुरंत ही श्रेयल के लिए चेयर पीछे करते हुए कहती है, बैठिए। श्रेयल जो कहती है, अरे आप डॉक्टर हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्मिता जो कहती है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है भाई, इतनी बड़ी हस्ती की बीवी हमारे यहाँ आई है, हमारे तो भाग्य चमक गए। श्रेयल जो कहती है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं तभी तो आपके पास आई हूँ। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। वो डॉक्टर जो कहती है, हाँ बोलिए। वैसे आयु ने आपकी थोड़ी बहुत कंडीशंस बताई थी मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुँह से मुझे बताएं। श्रेयल जो कहती है, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से चीज़ें काफ़ी अजीब हो रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरे दिमाग का सब इल्यूशन है। आप डॉक्टर हैं, आप प्लीज़ बताइए ना। स्मिता जो कि उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, देखो श्रेजल, मुझे पता है कि तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में ये सारे ख्याल आना बहुत ही नॉर्मल होते हैं। इस वक्त ना हमारा दिमाग बहुत तेज़ काम करता है और बॉडी में सारे फंक्शंस काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और को भी डेवलप करने के लिए काम करेगी। इसी वजह से तुम्हारा दिमाग फालतू चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है।
जब तुम अपने दिमाग को बिजी कर लोगी पूरी तरह से तो इन सारे मामलों से तुम दूर हो जाओगी। और एक और बात, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है जैसा कि तुम सोच रही हो। श्रेयल जो कहती है, मतलब स्पिरिट्स नहीं होती हैं? वो डॉक्टर जो कहती है, देखो स्पिरिट्स होती हैं श्रेजल, पर वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। मतलब वो आसपास होने के बावजूद भी तुम्हें अपने होने का एहसास नहीं करा सकती। और अगर तुम्हें एहसास हो रहा है तो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। श्रेयल जो कहती है, अच्छा अब तो सब कुछ मेरे दिमाग का वहम है। और वो ग्लास टूटना, अब अचानक से मेरे कानों में कोई आकर कॉन्ग्रेचुलेशन, वो सब। स्मिता जो कहती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे पहले भी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो कि बेवजह हुई हैं, पर तुमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया? तुम खड़ी हो, पीछे से अपने आप ही दरवाज़ा बंद हो जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कोई सामान टूट जाता है, और तुम खुद से सोच लेती हो, अरे ये तो हवा होगा, ये तो बस ऐसे ही हो गया होगा, शायद किसी ने आवाज़ लगाई होगी, ऐसा लगता है ना? श्रेयल जो कहती हैं, हाँ। स्मिता जो कहती हैं, जब ऐसी चीज़ें ऑलरेडी इतनी बार हो चुकी हैं तो फिर इस बार ही तुम्हारा ध्यान इन सब पर क्यों गया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त यही सब चल रहा होगा। शायद तुमने कोई हॉरर बातें की होंगी किसी के साथ, या फिर कुछ उससे रिलेटेड। श्रेयल जो कहती है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से ही वो पंडित जी आकर के बोले, और कि तभी वो डॉक्टर जो कहती हैं, अच्छा पंडित जी, वहीं से तो सारा मामला शुरू हुआ है श्रेजल। और वो शेर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे सहलाते हुए समझाते हुए कहती है, पंडित जी लोगों का तो काम ही होता है। अब अगर वो तुम्हें बोल देंगे कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है तो तुम लोग पूजा कराने पर आ जाओगे और बस उन लोग का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये सब सिर्फ बिजनेस है श्रेजल, कुछ भी सच नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसे क्लियर करते हुए तुम्हें बता दूँ कि ये सब कुछ नहीं होता। हमारी दुनिया में वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, और तुम्हें अगर ये सब एहसास हो रहा है तो ये सब तुम्हारा ही इल्यूजन है। श्रेयल जो कहती है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आप सही कह रही हैं, हमें आसपास वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे महसूस होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम इन्हीं सारे मामलों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम इस पर ध्यान देते हैं। श्रेयल जो कहती है, सही कह रही हैं आप डॉक्टर, शायद मैं ही इस बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। अब मेरा दिमाग इस वक्त खाली भी है इस वजह से, और मेरे हस्बैंड जी भी मुझसे दूर है ना, तो शायद इस वजह से भी। डॉक्टर जो कहते हैं, अच्छा तो जल्दी बुलाइए अपने हस्बैंड को और बता दीजिए उनसे कि उनके बिना आपका दिमाग और ध्यान बहुत ही गलत जगह पर जा रहा है। श्रेयल जो कहती है, जी मैं कोशिश करूँगी उन्हें जल्द बुलाने की। वेल थैंक यू सो मच। और वो खड़ी होती है और उनसे अपना हैंड शेक करने लगती है। आयु जो अभी भी वहाँ पर बैठी थी, श्रेयल जो कहती है, चलो आयु। आयु जी कहती है, मैं ज़रा 5 मिनट में आती हूँ, आप बाहर वेट करिए, मैं बस आती हूँ कुछ बात करके। श्रेयल जी कहती है, ठीक है, और वो बाहर निकल जाती है। वहीं स्मिता एकदम से खड़ी होती है और पानी पीते हुए कहती है, ये क्या करवा दिया तुमने आयु, तुम्हें पता है ना वो कौन है? आयु जो कहती है, क्या हो गया स्मिता, आपको परेशान क्यों हो रही हैं आप? स्मिता जो कहती है, परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, तुम्हें पता है वो श्रेजल खुराना है, आहान खुराना की बीवी। अगर मेरी वजह से कुछ भी गलत हुआ ना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? क्यों नहीं बताने दिया कि एक्चुअल में स्पिरिट्स होती हैं और वो हमसे कनेक्ट कर सकती हैं? आयु जो कहती है, आपको पता है ना कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, और अगर उनके दिमाग में यही सारी बातें चलेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। स्मिता जो कहती है, लेकिन सच नहीं छुपाना चाहिए ना। ओह माय गॉड, अगर कुछ भी हुआ ना तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा, और फिर मैं तो गई काम से, किसी दिन मैं भी स्पिरिट बन करके घूमूंगी। आयु जो कहती है, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? स्मिता जो कहती है, देखो तुम नहीं जानती हो, लेकिन मुझे पता है आहान खुराना के बारे में जितना भी सुना है ना, वो बहुत डेंजरस इंसान है, और इस वक्त तो मामला सिर्फ उनकी बीवी का नहीं बल्कि उनके बच्चे का भी है। अगर उस स्पिरिट ने श्रेयल को या श्रेयल के बच्चे को ज़रा भी हार्म करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? आयु जो कहती है, इसका कोई सल्यूशन नहीं है, कोई तावीज़, कोई धागा वागा? स्मिता जो कहती है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है, ये सिर्फ टेम्पररी सल्यूशन होता है। अगर कोई स्पिरिट हमारे आसपास घूम रही है इसका मतलब ये है कि वो आपसे कुछ चाहती है। आयु जो कहती है, पर सबसे बड़ी स्ट्रेंज की बात तो ये है ना कि जैसे ही कान्हा जी की मूर्ति हमारे घर के अंदर एंटर होती है,
सारी चीज़ें तभी से शुरू हुई थी। उससे पहले कभी भी कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं आई, कभी भी कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। वहीं स्मिता जो उसे समझाते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है स्पिरिट और इंसान में कोई कनेक्शन नहीं होता? हमारी ही आत्मा होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आती है और हम इंसान बन जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान के होने की वजह से स्पिरिट भाग जाएगा? आयु जो कहती है, क्योंकि भगवान थे तो हमें भूत पिशाच से दूर रखते हैं ना। स्मिता जो हंसते हुए कहती है, देखो ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है। जब कोई आत्मा भटकती है और वो कुछ चाहती है ना, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। और हो सकता हो कि इस स्पिरिट की भी भगवान ही हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि उसे भी अपने इस जंजाल से मुक्ति मिल सके। और ये काम वो शेर के थ्रू ही करवाना चाहते हैं। इसी वजह से तो जैसे भगवान की एंट्री हुई, वैसे ही उस स्पिरिट की भी एंट्री हुई। आयु जो कहती है, मतलब अब तो भगवान का नाम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्मिता जो कहती है, देखो तुमने जिस तरह से मुझे बताया था कि उस स्पिरिट ने कभी भी शेर को हार्म करने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब ये है कि वो गलत स्पिरिट नहीं है। और बुरे स्पिरिट्स को भगवान कभी भी हेल्प नहीं करते, लेकिन अच्छे स्पिरिट्स को भगवान भी हेल्प करते हैं। लेकिन इस वक्त हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। मेन बात तो यह है कि इस वक्त शरीर को किसी भी हालत में बस सेफ रखना होगा और दोबारा से उसे ऐसा कुछ एहसास ना हो, कुछ सुनाई ना दे, कुछ महसूस ना हो। उसके लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, ये लॉकेट है। इस पेंडेंट को वो जैसे ही पहनेगी ना, उसे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और इन सारी बातों को वो पूरी तरह से इग्नोर कर पाएगी। आयु जो कहती है, मतलब सारी चीज़ें आसपास होने के बावजूद भी भाभी को कुछ भी महसूस नहीं होगा ना? स्मिता जो कहती है, जी नहीं। आयु जो कहती है, जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक वो बस इस पेंडेंट को पहने ही रहे और कभी ना निकालें। स्मिता जो कहती है, हाँ बस उनसे बोल देना कि कभी भी इस पेंडेंट को अपने गले से ना उतारें, ये हेल्प करेगी उन्हें। अब जाओ। आयु जो कहती है, थैंक यू डॉक्टर स्मिता। और ये बोलकर वो भी बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं आखिर किसकी थी ये स्पिरिट और क्या करवाना चाहती थी वो श्रेजल से। आइए जानते हैं अब आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या पार्थक को समझ में आएगी उसकी अपनी गलती। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए सोल टुडे और बहुत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ। वहीं दूसरी तरफ पार्थक जो कि धीरे धीरे डायरीज के अब आखिरी पन्ने तक पहुंच चुका था और वो जैसे ही आखिरी पन्ने को ख़त्म करता है, उसकी आंखों से आंसू जो कि डायरी के पन्ने पर गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए तो वो पूरी तरह से स्टैचू बन गया था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्या बोले और क्या सोचे। 5 मिनट तक वो उसी पोजीशन में बैठा रहता है और उसके बाद वो हिम्मत करते हुए डायरी को साइड में रख करके धीरे से खड़ा होता है और मिरर के सामने अपनी हालत देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और साथ में उसका चेहरा जो कि पूरी तरह से शर्म से भर गया था। वो खुद को इतना गिल्टी महसूस कर रहा था कि वो अपनी नज़रों से खुद को ठीक से देख तक नहीं पा रहा था। वो काफ़ी जल्दी में शीशे के सामने जाता है। वो काफ़ी जल्दी में शीशे के सामने पहुंचता है और अपना एक पंच बना करके ज़ोरदार पंच अपने सामने शीशे पर मारता है, जिससे वो कांच पूरी तरह से क्रैक हो चुका था और उसी टूटे हुए शीशे में वो खुद के चेहरे को बिखरा हुआ पाता है। वो 2 कदम पीछे होते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, इसी तरह से मैं भी बिखर गया। ये क्या कर दिया पार्थक तूने? तू तो सबका लाडला था ना, फिर तूने इतना जहर कैसे घोल दिया? अपनी भाभी को, अपने भाई को और अपने उस डैड को जिसने इतना दर्द सहा है, जिसने अपने ऑफिस, अपने काम से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने बच्चों को दी है। भाई ने मेरे लिए जी जान लगा दिया कि जो जिंदगी उन्हें मिली थी वो मुझे ना मिले, और मैंने उन्हीं पर इतना घटिया ब्लेम लगा दिया। और वो पूरी तरह से टूट करके वहीं नीचे की तरफ बैठ जाता है। थोड़ा देर तो वो उसी तरह से रोए जा रहा था, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि अब उसे क्या करना है। उसे यशवीर की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं और वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है, नहीं, मैं अब और अपने इस ईगो को अपने और अपने भाई के बीच में नहीं आने दूंगा। और भाभी भी तो प्रेग्नेंट है ना, उनसे भी जाकर किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा, सबके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन जो गलती मैंने की है। लेकिन तभी उसकी नज़र जो कि उसकी अंगूठी पर जाती है, जो कि आयु ने उसे पहनाया था एंगेजमेंट के दिन, और वह अपनी अंगूठी को अपने होठों से चूमते हुए कहता है,
मैंने आयु के साथ भी कितना गलत किया। उससे तो मैं माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी हिम्मत को जुटाता है और अपने भाई के ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त आयु जो कि बाहर निकल कर के आ गई थी। श्रीजल जो कहती है, काफ़ी वक्त लग गया तुम्हें आयु, क्या कर रही थी अंदर? आयु जो कहती है, वो आपके लिए एक पेंडेंट है। श्रीजल जो कहती है, क्या उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है? अगर किया भी है तो मुझे देना चाहिए था ना। आयु जो कहती है, गिफ्ट की तरह ही समझ लो, वो भूल गई थी आपको देना, तो इसी वजह से। और ये पेंडेंट में ना ऐसी शक्ति है जो कि आपको और आपके बच्चे को सेफ रखेगी। श्रेयल जो कहती हैं, किससे सेफ रखेगी? अभी तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आयु जो कहती हैं, अरे मतलब आप ऐसा कुछ सोचेंगी नहीं, वो मेरा मतलब ऐसे था। श्रेयल जो कहती है, अच्छा। वो ग्रीन कलर का प्यारा सा पेंडेंट था जिसे श्रेजल अपने गले में तुरंत ही डाल लेती है और आयु के साथ मेंशन की तरफ निकल जाती है। श्रेजल जो आयु को बताती है, सब कुछ मेरे दिमाग का वहम था, बताओ और मैं क्या क्या सोच रही थी। आयु जो कहती है, किसी भी हालत में आपको इस पेंडेंट को प्रेगनेंसी तक पहन कर रखना होगा और किसी भी हालत में मैं इसे निकलने नहीं दे सकती, लेकिन आपको सच भी नहीं बता सकती हूँ, क्या करूँ? और वो चलते चलते इसी ख्याल में खोई हुई थी और उसे सामने की तरफ दिखता ही नहीं कि वो सामने जा कर के एक स्टाफ से लड़ जाती है। श्रेजल जो उसे संभालते हुए कहते हैं, आराम से आयु, क्या कर रही हो? आयु जो सामने के स्टाफ से कहती है, आई एम सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रेजल जो कहती है, कहीं खोई खोई सी लग रही है आयु, क्या बात है? आयु जो कहती है, भाभी मैं वो एक बात कहना चाह रही थी आपसे। श्रेजल जो कहती है, क्या हुआ बोलो? आयु जो कहती है, भाभी इस पेंडेंट को ना आपको तब तक नहीं निकालना है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। श्रेयल जो कहती है, और ऐसा क्यों? आयु जो कहती है, वो एक बार इस पेंडेंट को पहन लेते हैं ना तो डिलीवरी तक नहीं निकालना होता है, ये रूल है इस पेंडेंट का, वरना बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं। श्रेयल जो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब इसका। आयु जो कहती है, देखिए भाभी, बस रूल है तो समझ जाइए, आप इस पेंडेंट को नहीं निकाल सकती। श्रेयल जो कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं निकालूंगी, इसमें तो परेशानी वाली क्या बात है, और वैसे भी ये बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन कलर भी है, कितना प्यारा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत सा स्टोन है। आयु जो कहती है, आपके लिए इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कीमती है भाभी। वहीं आहान जो कि इस वक्त मीटिंग से वापस अपने केबिन की तरफ लौट रहे थे, वो भी अपने केबिन में एंटर ही करते हैं कि तभी वो देखते हैं कि अंदर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। आहान जो कि बिना ध्यान दिए अंदर आते हैं और अपने चेयर पर आकर बैठते हुए कहते हैं, व्हाट हैपेंड? इस वक्त वो अपने सामने रखे फाइल्स वगैरह को देख रहे थे और उनकी नज़र सामने बैठे शख्स पर जाती भी नहीं कि तभी सामने एक लड़का जो कि खड़ा होता है और आहान के सामने अपने हाथ को पीछे करके अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, वो मैंने गलती से यहाँ से रिज़ाइन ले लिया था, रिजॉइन होना था मुझे इस कंपनी में। आहान ने जैसे ही आवाज़ सुनी थी वो एक पल के लिए एकदम से रुक से जाते हैं और उनका दिमाग एकदम से काम नहीं करता कि अभी अभी उन्होंने क्या सुन लिया है। उनको पार्थिव के यहाँ होने का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। आहान जो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ करते हैं तो वो आदमी अपने होठी को पीछे की तरफ करते हुए कहता है, सर इज़ इट पॉसिबल? आहान जो जैसे ही पार्थिव को देखते हैं वो तुरंत ही अपने फाइल को सामने की तरफ रख देते हैं। पहले तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे और उनका कंट्रोल भी खोता जा रहा था, लेकिन फिर वो दोबारा से अपने ऑरा में वापस लौटते हुए कहते हैं, कंपनी कोई खेल नहीं होता है, जब मन चाहे तब आ गए, जब मन चाहे तब चले गए, देयर इज़ रूल एंड रेगुलेशन, और अगर रिज़ाइन यहाँ पर किया तो रिजॉइनिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। चाहो तो इंडिया में वापस आ सकते हो, वहाँ की त्रिनेत्र डायनेमिक्स शायद तुम्हारा वेलकम कर ले, पर यहाँ के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। पार्थिव जो कहता है, इट्स ओके सब, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि मैं इंडिया वापस चला जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि मतलब बस रिजॉइनिंग मिल जाती यहाँ से आपसे तो। आहान जो बिना पार्थिव में इंटरेस्ट लिए हुए कहते हैं, ठीक है, दोबारा से इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा तुम्हें। पार्थिव जो कहता है, एक बार तो इंटरव्यू क्रैक करने में हालत ख़राब हो गई थी, दोबारा से? आहान जो एक बार पार्थिव की तरफ देखते हैं
और फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने हाथ में फ़ोन लेते हुए कहते हैं, हाँ, वैसे भी मेरी कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है। इवन लाइन लगी रहती है त्रिनेत्र डायनामिक्स में लोगों की ज्वाइनिंग के लिए। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें क्यों रखूं अगर तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है तो। पार्थिव जो कहता है, ओके सर, बट प्रॉब्लम यह है ना कि मुझे नौकरी की अभी ज़रूरत थी, जल्द ही ज़रूरत थी। तो इंडिया वापस जाना है और जेब एकदम से, और फिर वो अपने पॉकेट को बाहर निकालते हुए कहता है, एकदम फटीचर है हालत, कोई ऑप्शन है? मतलब इंडिया वापस कैसे जाऊंगा सर? यहाँ से कुछ कमा लेता तो फिर इंडिया वापस चला जाता। अभी आप तो जानते हैं फ़्लाइट की टिकट कितनी महंगी होती है, इकॉनमी क्लास का भी पैसा नहीं है साहब। आहान उसके मजाक को समझ तो गए थे, लेकिन वो भी पूरे सीरियस टोन में उसके मजाक को सीरियस लेते हुए कहते हैं, वैसे मैं भिखारियों पर झूठ में दया नहीं दिखाता। मेरा मानना यह है कि अगर हाथ पैर दिया है तो खुद पैसा कमाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस महीने के सैलरी से मैं तुम्हारे टिकट के पैसा काट लूँगा। आज वैसे भी मुझे इंडिया जाना है वापस। मेरे प्राइवेट जेट में एक कोना पकड़ लेना। पार्थिव जो अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप बहुत दयालु हैं साहब, काश मेरे भाई भी ऐसे होते। आहान जो अपनी एक उंगली को अपने गाल पर पॉइंट करते हैं और उसको घूरते हुए देखकर कहते हैं, तो तुम्हारे भाई ऐसे नहीं हैं? पार्थिव जो कहता है, अरे कहाँ, मेरे भाई बहुत खड़ूस है। अगर उनसे मदद मांगता ना तो अभी तक तो 2-3 थप्पड़ पड़ चुके होते मुझे। वो मदद नहीं करते, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन देखिए मेरी हालत कितनी गरीबों वाली, कितनी फटीचरों वाली है। उनको ज़रा भी दया नहीं आ रहा मेरे ऊपर कि कम से कम 2-3 करोड़ मेरे मुंह पर फेंक दें। आहान जो कहते हैं, अच्छा। पार्थिव जो कहता है, और नहीं तो क्या, मेरे भाई इतने पैसे वाले और इतने नामी इंसान हैं कि अगर आप उनका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैं कितने बढ़िया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी हालत देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना वक्त दिया और प्राइवेट जेट में अपनी जगह दी। आप कहोगे तो मैं टॉयलेट में भी बैठ जाऊँगा साहब। आहान जो उसकी बात पर हंसना तो चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो पूरे स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, हो गया तो जा सकते हो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। पार्थिव जो कहता है, जी 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 बिल्कुल, मैं चलता हूँ। और वो जाते जाते एकदम से पीछे मुड़ते हुए कहता है, अच्छा वैसे टाइम क्या है, मतलब कब तक निकलेंगे? आहान जो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, रात तक, 7 बजे तक वापस आ जाना। पार्थिव जो कहता है, अरे साहब। आहान जो कहते हैं, अब क्या हुआ? पार्थिव जो कहता है, ये तो बहुत देर हो गई, मैं तो अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर आया था, मुझे लगा कि। आहान जो अपने चेयर को हल्का सा पीछे करते हैं और खड़े होते हुए अपने टेबल से साइड से आकर के उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, क्या लगा तुम्हें? पार्थिव जो 2 कदम पीछे जाते हुए कहता है, साहब मारना मत। आहान जो फिर से 2 कदम आगे आते हुए कहते हैं, नहीं तो बताओ तुम्हें क्या लगा, और बिना परमिशन के तुम्हें अपना बोरिया तुम्हारा जो भी है सामान उसे ले आने के लिए परमिशन किसने दी? पार्थिव जो कहता है, अब मुझे लगा कि। हाँ जो कहते हैं, क्या लगा तुम्हें? तुम गलतियाँ करते रहोगे और मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा? पार्थिव जो पीछे जाते हुए कहता है, आप थोड़ा दूरी बनाकर बात करिए ना। आहान जो कहते हैं, क्यों, मेरे करीब आने से शर्म आ रही है तुम्हें? पार्थिव जो अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहता है, नहीं मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ, मैं किसी और के करीब नहीं आना चाहता। आहान जो कहते हैं, करीब नहीं आना चाहता? और उसके कान को जोर से पकड़कर मोड़ते हुए कहते हैं, एक खींच के लगाऊंगा ना कान के नीचे। पार्थिव जो एकदम से अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई भी, बहुत मारते हैं मुझे, जालिम है एकदम, छोटे से बच्चे, मासूम से बच्चे पर तरस ही नहीं आती उन्हें। आहान उसके गाल को जोर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, बच्चा कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? पार्थिव जो कहता है, मेरा गाल भाई। आहान जो कहते हैं, कौन सा भाई, कहाँ का भाई? आहान खुराना हूँ मैं, यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ। पार्थिव जो कहता है, पर मैंने तो रिज़ाइन ले लिया था ना। आहान जो कहते हैं, रिज़ाइन लेने के बाद भी यहाँ के एम्प्लॉय जो एक बार बन जाते हैं उनका मैं हमेशा ज़िंदगी भर बॉस ही रहता हूँ, और तुम्हारा भी बॉस ही हूँ। पार्थिव जो कहता है, समझ गया। और आहान उसके गाल को छोड़ करके उसे हल्का सा पीछे की तरफ पुश कर देते हैं।
वहीं जैसे ही आहान पीछे की तरफ मुड़े थे, पार्थिक दौड़ करके आहान को पीछे से हक करते हुए कहता है, आई लव यू भाई। सो 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 सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आई एम सो सॉरी। आहान ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो पार्थिक के हाथ को अपने सीने से हटा करके उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, मैं भी अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ और किसी और के साथ चिपका चिपकी नहीं करता, दूर हो मुझसे। पार्थिक जो कहता है, भाई आप भी ना। और वो एकदम से उनके सीने पर छुपते हुए आहान को जोर से गले लगाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करेंगे आप। आहान जो उसके बाल पर अपने हाथ को फेरते हैं और उसकी पीठ को जोर से थपथपाते हुए कहते हैं, बच्चे हो तुम मेरे, गलतियां करना तुम्हारा काम है और समझाना मेरा काम है, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें कान पकड़ करके समझाया भी नहीं कुछ, इतना जल्दी तुम्हें एहसास कैसे हो गया। पार्थिव जो एकदम से अपने घुटने पर बैठते हुए कहता है, यशवीर भाई ने बताया मुझे, और ऊपर से डैड की डायरी मिल गई थी, उसमें देखा मैंने कि डैड ने कितने दर्द से लिखा था वो सारी चीज़ें, और मैं समझ रहा था कि आहान जिसको खड़ा करते हुए कहते हैं, तुम घुटने पर मत बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें अपने से आगे देखना चाहता हूँ पार्थिक। एक तुम ही तो हो जिसके साथ मुझे कभी भी कंपटीशन फील नहीं होता। कम ऑन ब्रेव बॉय, स्टैंड अप। पार्थिव जो खड़ा होता है और आहान की नज़र से अपनी नज़र को मिलाते हुए कहता है, मेरी कोई औकात नहीं है भाई आपके सामने, मैं आपसे क्या कंपटीशन करूँगा। आहान जो पीछे की तरफ जाते हुए कहते हैं, सही बात है, तुम मेरे साथ क्या कंपटीशन करोगे, इतने आलसी लड़के मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं पाएंगे। पार्थिव जो एकदम से आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं भाई अब मैं मेहनत करूँगा। आहान जो कहते हैं, मेहनत और पार्थिव का कोई कनेक्शन नहीं है। पार्थिव जो कहता है, ऐसा नहीं है भाई, मैं मैच्योर बनने की कोशिश। आहान जो कहते हैं, दोबारा से अगर मैच्योर का शब्द भी तुमने यूज़ किया ना अपने मुंह से पार्थिव, तो एक खींच करके उल्टा थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे गाल पर। मैच्योरिटी माय फुट, तुम बचपना में ही मुझे अच्छे लगते हो, दोबारा से मैच्योर होने के बारे में सोचा भी है तो जान लेना, बेल्ट से पिटाई याद है ना तुम्हें। पार्थिव जो कहता है, इस बार तो भाभी भी नहीं बचाएंगी ना। जो कहते हैं, श्रीजल तुमसे बात करने के लिए और तुम्हें वापस लाने के लिए बहुत परेशान है, और जब उसे पता चला कि जब तक तुम वापस नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊँगा, तब से तो और ज़्यादा। भाभी तो माँ समान होती है, वो माफ़ कर देगी, प्रॉब्लम आयु की है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी और इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहेगी। पार्थिव जो कहता है, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ और मैं दोबारा से इस रिलेशन को कंटिन्यू भी नहीं करना चाहता। आहान जो कहते हैं, नहीं, मैंने भी बहुत गलती की थी पार्थिव श्रीजल के साथ, लेकिन फिर भी वो मेरी सिचुएशन को समझ करके और मुझे हैंडल करके उसने मुझे ही बदल दिया। आयु भी तुम्हें समझेगी, लेकिन तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो श्रेय की तरह ना तो मैच्योर है और ना ही उसके लाइफ में श्रेय की तरह तकलीफें आई थी। पार्थिव जो कहता है, श्रीजल भाभी ने बहुत कुछ सफ़र किया है और मैंने उनको क्या क्या बोल दिया यार, उनसे तो नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा मैं। आहान जो कहते हैं, इंडिया वापस चलो, किसको कैसे मनाना है वहीं पर चल के डिसाइड करेंगे। पार्थिव जो आहान की तरफ देखते हुए कहता है, आप थप्पड़ नहीं मारोगे। आहान जो कहते हैं, अगर मैं थप्पड़ मारा तो तुम्हें एडमिट करना पड़ जाएगा, जितना गुस्सा अभी मेरे अंदर है तुम्हारे लिए तुम सोच भी नहीं सकते। पार्थिव जो कहता है, आपको जितना कुछ मैंने बोला था ना उससे तो मुझे खुद भी। कि तभी आहान की नज़र पार्थिव के हाथों पर जाती है, वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो रखी थी और उसके पूरे फिंगर्स में काफ़ी गहरी चोट आई हुई थी। आहान जो एकदम से पार्थिव को गुस्से में देखते हुए कहते हैं, ये क्या है। पार्थिव जो कहता है, खुद को पनिश करने की कोशिश कर रहा था। आहान जो कहते हैं, मैं दो पनिशमेंट। पार्थिव जो कहता है, आपकी सारी पनिशमेंट सराहों पर है मेरे, अब जो कहोगे वो करूँगा। आहान जो पीछे अपने चेयर के पास आकर के बैठ चुके थे और वो फ़ोन को अभी अपने हाथ में पकड़ते हैं और पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं, इधर आओ। पार्थिव जो आहान की तरफ बढ़ता है। आहान जो अपने हैंकरचीफ को लेते हैं और उसके हाथों पर सारे चोट के निशान को प्रॉपरली साफ करते हुए अपनी हैंकी को अच्छे से बांध देते हैं। पार्थिव जो कहता है, आप तो बिल्कुल बीवी की तरह ख्याल रखते हो भाई। आहान जो धीरे से उसके गाल पर मारते हुए कहते हैं, भाई भी बोल सकता था। पार्थिव जो कहता है, बीवी ज़्यादा ख्याल रखती है ना। आहान जो कहते हैं, तूने तो बीवी बनाई भी नहीं है, तुझे कैसे पता कि ज़्यादा ख्याल रखती है। पार्थिव जो कहता है, आयु थी ना, वो भी ऐसे ख्याल रखती थी मेरा।
अहान जो कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बीवी बनाया तुमने उसे? पार्थिव जो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। अहान जो कहते हैं, तो वो इस तरह से क्यों चल कर आ रही थी एंगेजमेंट के दिन? मैंने देखा था उसे स्टेज से उतरते हुए। क्या किया था उस दिन तुमने उसके साथ? पार्थिव जो कहता है, भाई वो सिचुएशन कुछ और था, आप लोग गलत समझ रहे हो। अहान जो कहते हैं, मुझे सच सच बताओ, आयु के साथ तुमने क्या किया था उस रात? पार्थिव जो सारी सिचुएशन को क्लियर करते हुए कहता है, भाई वो एंगेजमेंट के एक रात पहले उसे पार्टी में जाना था ना, मैं वहाँ उसके पीछे पीछे गया था। मुझे उसके कुछ फ़ोटोज़ मिले थे और कुछ मैसेज भी आया था। उसमें लिखा था कि जिस तरह से तुम्हारी मॉम ने धोखा दिया उसी तरह से तुम्हें आयु भी धोखा दे रही है। और ऐसे कुछ मैसेज करके उसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखा था मैंने, जिसमें आयु किसी और के साथ बहुत ही क्लोजली। हाँ जो कहते हैं आगे। पार्थिव जो कहता है, मैंने वहाँ पर चेक किया जा करके, और उसकी और आयु की हालत बिल्कुल वैसे ही थी। वो पूरी तरह से नशे में धुत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ही सब कुछ वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन था। और तब से बस मेरे दिमाग में गुस्सा सा भर गया और धीरे धीरे मुझे चीज़ें पता चलने लगी। पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम बस मुझे इतना पता था कि आयु मुझे चीट कर रही है। हाँ जी कहते हैं, तो अगले दिन एंगेजमेंट के दिन क्या किया था तुमने उसके साथ? पार्थिव जो कहता है, मैंने सिर्फ उसे धमकी दी थी भाई, मैंने उसे गलत तरीके से टच वच नहीं करता था। वो एक्चुअली हुआ ये था कि उसके पैर में चोट लग गई थी। हाँ जी कहते हैं, और वो कैसे? तुमने मारा तो नहीं था ना उसे? पार्थिव जो कहता है, भाई मैं उसे मार नहीं सकता हूँ, इतना भी बुरा और खौफनाक इंसान नहीं हूँ मैं आपकी तरह। हाँ जी कहते हैं, शट अप, मेरी बात तो करो मत। मैंने शैल को हाथ तक नहीं लगाया था जब तक मैं उससे नाराज़ था। और पार्थिव चाहे कितना भी कोशिश कर ले, अहान खुराना नहीं बन सकता। पार्थिव जो कहता है, वो बात तो सही है, बिल्कुल नहीं बन सकता भाई। हाँ तो वो हुआ यूँ था कि मैं उसे डरा रहा था, वो पीछे जाते जा रही थी, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, पीछे टेबल आया, उसका पैर लड़ा और हम दोनों गिर गए, और वो नीचे, मैं उसके ऊपर। हाँ जो कहते हैं, फिर क्या हुआ? पार्थिव जो कहता है, फिर क्या होगा, कोई बॉलीवुड की मूवी है जो उसके बाद रोमांस शुरू हो जाएगा? कुछ नहीं हुआ, बस मैं उठा, लेकिन उसके पैर पर टेबल से काफ़ी तेज़ चोट लग गई थी, ऊपर से मेरे ऊपर गिरने की वजह से और ज़्यादा चोट लग गई थी, इसी वजह से बस। हाँ जो कहते हैं, और उसके हाथ पर कुछ निशान थे, श्रेया बता रही थी, वो कैसे थे? पार्थिव जो कहता है, वो मेरे पकड़ने की वजह से था भाई, पर मैंने उसे बहुत गलत तरीके से या बैड इंटेंशन के साथ टच नहीं किया। हाँ जो कहते हैं, अच्छा हुआ नहीं किया, वरना अभी तक मर रहे होते तुम। लेकिन इंडिया जाकर के मैं उससे सब कुछ पूछूंगा। पार्थिव जो कहता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इंडिया कब चल रहे हैं? मुझे डैड से भी मिलना है, और सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे डैड के लिए लग रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी हमें पालने के चक्कर में, आज हम ही उन पर ब्लेम कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करो, ये तुम हो बेवकूफ़। पार्थिव जो कहता है, भाई मैं अपनी बात कर रहा था, हम इंडिया कब वापस चल रहे हैं? आहान जो कहते हैं, इतना बेसब्र मत हो, हम शाम के 7 बजे निकलेंगे। पार्थिव जो कहता है, ओके, लेकिन किसी को भी ना वहाँ पर चल के बताया नहीं जाएगा, एकदम से सरप्राइज़ दिया जाएगा। आहान जो कहते हैं, वैसे सबसे अच्छा सरप्राइज़ तो यायू के लिए होगा, देखते हैं तुम्हें कितना थप्पड़ मारती है, या हो सकता है तुम्हें छोड़ कर ही चली जाए। पार्थिव जो कहता है, भाई यहीं से हार्ट अटैक मत दो प्लीज़। आइए जानते हैं क्या होने वाला है पार्थिव के घर वालों का रिएक्शन जब वो देखेंगे पार्थिव और अहान को एक साथ। आइए जानते हैं अब आगे क्या होने वाला है, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।